आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। आरक्षण की आग एक बार फिर भड़क उठी है। हरियाणा के जाटों ने ओबीसी सूची में शामिल होने के लिए हुंकार भर दी है। इस बार का प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया है कि ट्रेन स्टेशन फूंक दी गई, बसें जला दी गई और मंत्री के घर पर भी अटैक हुआ है। हरियाणा में इस वक्त तनाव का माहौल है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शांति की अपीलों को कोई सुन नहीं रहा। आज आवाज अड्डा में हम कुछ अहम सवाल उठाएंगे। एक बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा सरकार इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को संभालने में पूरी तरह फेल हुई? क्या किसी भी समुदाय को अपनी मांग इतने हिंसक रूप में रखनी चाहिए? और सबसे गंभीर सवाल, देश भर में आरक्षण की मांग संपन्न माने जाने वाले तबकों में अचानक से क्यों इतनी तेज हो गई है, फिर चाहे वो गुजरात के पटेल हो या हरियाणा के जाट। इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जाट महासभा के मेंबर पुनीत लाकड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी और सीएसडीएस के संजय कुमार। इन सभी के अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी विजय शर्मा जी। स्वागत है आप सबका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि आज बड़े नेताओं ने इस पूरे आरक्षण के मामले पर क्या कहा। अपील करना चाहूंगा कि कृपया जो भी हमारी मांग है वो सब हम मानने के लिए तैयार हैं। सरकार ने पहले से भी इन सब विषयों पर अपना मंतव्य जाहिर कर दिया है कि इस आरक्षण में हम जो भी संवैधानिक व्यवस्था अथवा कानून की व्यवस्था अथवा कोर्ट के माध्यम से जितने अवरोध आए हुए हैं उनको सब दूर करने के लिए हम जनता के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई न करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, किसी का माली नुकसान हो, किसी को चोट पहुंचे, क्षति पहुंचे। क्यों हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने परिस्थिति को इस तरह बिगड़ने दिया? इसके लिए हरियाणा सरकार सीधे सीधे तौर पर जिम्मेवार है। उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इसके लिए वो जवाब दें। और जहां तक रहा आरक्षण का मसला, अगर मेरी जानकारी सही है, देश की उच्चतम न्यायालय ने इसके ऊपर एक राय ली है। हरियाणा सरकार मृतकों की संख्या छिपा रही है। वहां पर आधा दर्जन से ज्यादा नवयुवक मारे गए हैं। मैं हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की आरक्षण नीति की आलोचना करता हूं। समूचे उत्तर भारत में इस आंदोलन के फैलने की आशंका है और खट्टर सरकार को एक पल के लिए भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। श्री खट्टर के रहते हालात और चिंताजनक होने का अंदेशा है। चलिए विजय शर्मा जी से सबसे पहला सवाल है। विजय शर्मा जी, क्या हरियाणा सरकार को समझ में नहीं आया कि कितना बड़ा एजुटेशन होने जा रहा है? आप लोग बातचीत करके माहौल को ठंडा रख सकते थे, लेकिन पूरी तरह से यू बीन कॉट अनअवेयर्स, जैसे कि ये बात हुई और आप लोग को पता ही नहीं क्या करना है। आई डू नॉट एग्री विद ऑब्जर्वेशन दैट वी वर कॉट अनअवेयर। हमारी स्थिति पे पूरी नजर बनी हुई है। शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वो स्टेप जो लेना चाहिए था वो लिया गया है। चाहे वो स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालने का हो, 2 हफ्ते पहले हमने डाल दिया है। चाहे मामला सर्वदलीय बैठक बुलाने का हो, चाहे समुदाय विशेष के लोगों से बात करने का हो, मुख्यमंत्री जी ने सारी मांगे मान ली हैं। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार का कोई इश्यू बचा हुआ है। उसके बावजूद भी जो स्थिति बनी हुई है ये अराजकता की स्थिति है और उसके लिए जो भी उचित कदम उठाने हैं प्रशासन को, वो हर स्टेप पे हर तरीके से उठा रहा है जिससे कि शांति बनाई जा सके। लेकिन विजय शर्मा जी, आप मानेंगे कि फिलहाल तो आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कंट्रोल है हमारे पास। प्रशासन के द्वारा कंट्रोल किया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, एक शहर को छोड़ के बाकी जगह स्थिति हमारे कंट्रोल में है। जो हम दृश्य देख रहे हैं वो एक सिविल वॉर जैसे नजर आ रहा है कुछ इलाकों में। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं इतने वायलेंस को? आपकी चाहे जो भी मांगे हो और कितने भी सही गलत हो वो दूसरा मामला है, लेकिन इतना हिंसा का इस्तेमाल। देखिए जी बताएं। देखिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सरकार की विफलता है। 5 दिन से जो आंदोलन जो छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी के गेट पे चलाया जा रहा था वो बिल्कुल शांति प्रिय था। पुलिस ने कल दिन में गोलियां चलाई हैं। परसों शाम को पुलिस ने हॉस्टल में जाके छात्रों के साथ मारपीट करी है, जिसका रिएक्शन सुबह देखने को मिला और भारी तादाद में युवा वहां यूनिवर्सिटी के गेट पे इकट्ठे हुए
और उस मॉब की दिशा बदली गई और बीएसएफ की गोली से छात्रों की हत्या हुई। मैं ये कहूंगा छात्रों की हत्या हुई है। निहत्थे छात्रों पे जो 20-20 साल के बच्चे जो वहां अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी पुलिस द्वारा हत्या हुई है। उस हत्या के विरोध उस आवाज को दबाने के लिए, गोली से उस आवाज को दबाने के लिए सेना की डिप्लॉयमेंट हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जाटों की आबादी में नाराजगी हुई। आपकी बात जस्टिफाइड है या नहीं वो दूसरा सवाल है, लेकिन इस कदर की हिंसा कि आप एक मिनिस्टर के घर पर अटैक करेंगे, आप पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेंगे, बसें जलाएंगे, ट्रेन स्टेशन जलाएंगे और यहां तक कि दिल्ली में पानी बंद कर देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, ये कौन सा तरीका होता है? देखिए, जाट बिरादरी एक एकजुट रहने वाली एक बिरादरी है जो बहुत ही बेहद ही ज्यादा सेंटिमेंटल है, जिनके बच्चों को गोलियां लगी हैं, जिन्हें ये अभी मालूम नहीं चला है कि कितने बच्चे उसमें गुजर चुके हैं। अगर हमारी अंदरूनी रिपोर्ट पे अगर आप विश्वास करें तो 20 से ज्यादा बच्चे रात को 11 बजे तक गुजर चुके थे। कैजुअलिटी में लाइन लगी हुई है। पीजीआई में कम से कम 43 बच्चे अभी घायल हैं जो गंभीर हालत में हैं। सरकार उसकी तरफ देख नहीं रही है। परिवार जो है शहर में जा नहीं पा रहा है। उन्हें मालूम नहीं है कि स्थिति वहां क्या है। बच्चों को लावारिस स्थिति में छोड़ा हुआ है। इस तरह इस कदर बर्बरता जो सरकार ने जो किया है, सरकार ने परसों रात को एक मिनट, विजय शर्मा जी, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं युद्धवीर सिंह, इसका आपको जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि निहत्थे स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाई गई और इसका रिएक्शन आज दिख रहा है। ये ऐसा बिल्कुल निराधार आरोप है। किसी निहत्थे स्टूडेंट पे कोई गोली नहीं चलाई गई है। और ये बात कर रहे हैं पुलिस की गोली की। कल शाम के अंदर जो अराजक तत्व थे, वो स्टूडेंट नहीं थे, उनकी तरफ से एक देसी कट्टे से बीएसएफ के ऊपर फायरिंग किया गया। बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएसएफ को तैनात किया गया था। उनकी गोली से, नहीं कि स्टेट पुलिस टीम आई, बीएसएफ पे जब हमला किया गया, उन्होंने रिटेलिएशन के अंदर गोली चलाई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई है। और जो ये 11 और 15 का आंकड़ा बता रहे हैं, ये सब गलत है। ऐसा कोई आंकड़ा सही नहीं है। ओके, राजीव त्यागी जी को अब शामिल करते हैं इस पूरे डिबेट में। राजीव त्यागी जी, भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये समय नहीं है पॉलिटिसाइज करने का, राजनीतिकरण करने का। लेकिन दूसरी तरफ हमने सुना कि मनीष तिवारी ने भी क्या कहा। क्या इस समय लग रहा है कि जो जाट के आरक्षण की मांग है, कई समय से चली आ रही है, वो हर सरकार ने उसको बहला फुसला कर कुछ समाधान नहीं निकाला और आज ये स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए तमन्ना जी, मैं बिल्कुल साहब को इससे एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी ने और हुड्डा साहब ने अपील की है कि ये वक्त शांति का वक्त है और कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। हरियाणा में जितनी भी 36 बिरादरियां हैं वो साथ रही हैं और साथ मिलकर के उन्होंने हरियाणा को एक बेहतर प्रदेश बनाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि इस वक्त कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं बिल्कुल स्पष्ट को इसे कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत से लोग बात सोचते हैं कि इस टाइम इस्तीफा मांगा जाए या राष्ट्रपति शासन की बात की जाए, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात विशेष रूप से कहना चाहेंगे, सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि मार्च 2015 से ये वाकया हो जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे निर्णय को पलटने का काम किया, केंद्र सरकार के निर्णय को पलटने का काम किया। मार्च 2015 से फरवरी 2016 आ गई। सरकार, हरियाणा सरकार अगर वहां जागी रहती, हरियाणा सरकार अगर ठीक से बात कर रही होती तो शायद आंदोलन इतना हिंसक रूप नहीं लेता। और मैं मानता हूं प्रजातंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और हिंसा करनी नहीं चाहिए। लेकिन कुरुक्षेत्र से तो भारतीय जनता पार्टी के एमपी राजकुमार सैनी साहब, जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी जाट समुदाय को लेकर के की, वो चिंता का विषय है और ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वो शायद इतिहास भूल गए कि इतिहास में दारा सिंह, जो कि एक बहुत बड़े रेस्लर रहे देश के, वो जाट समुदाय से आते हैं। इसके अलावा दारा सिंह के साथ भान भगत जी, गुरु नानक साहब के साथ रहे, वो जाट समुदाय से आते हैं। नहीं, देखिए राजीव त्यागी जी, आज आपके सामने बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है और हम बता दें कि बीजेपी ने इस डिबेट में हिस्सा लेने से मना कर दिया। वो आज आकर सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज। हाँ, कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का आपको रास्ता नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि सामने वाला कोई है नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि जाट आरक्षण की मांग कई सालों से चल रही है। आप कह रहे हैं कि इस सरकार ने कुछ किया नहीं, लेकिन क्या आपकी जो पहली वाली सरकारें हैं वो भी प्रेशर में आकर फैसले ले रही थी? कल कोई भी समुदाय उठकर
ऐसे मांग करेगा और हिंसा करेगा और हर सरकार कहेगी कि अच्छा ठीक है हम इसके बारे में सोचते हैं, जैसे आज मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं। जी विजय शर्मा जी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा तमन्ना जी, आपने सवाल मुझसे पूछा। सरकार ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। सरकार ने एक विशेष विधेयक ला करके 10% एसबीसी कोटे में देने का परसों वादा कर लिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी फिर से घोषणा की है। 11 मार्च से विधानसभा का सेशन आएगा। हाई कोर्ट के अंदर रिट पेंडिंग है। हरियाणा सरकार उस रिट के अगेंस्ट में एसएलपी दायर कर चुकी है 2 हफ्ते पहले। जो भी संभव काम है, हर मांगे हमने इस आंदोलन की मान ली है। उसके बाद इस दिशाहीन और नेतृत्वहीन आंदोलन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। जी जी ये एक बात कहना चाहूंगा। जी राजीव त्यागी जी, देखिए, सरकार ने अमन चैन बनाने की एक अपील जारी की थी, जो कि आज प्रमुखता से समाचार पत्रों में छपा है। मैं कहूंगा जूम करें। हरियाणा गवर्नमेंट ऑन नीज बट जाट स्टैंड फर्म, एक ये बहुत बड़ा स्लोगन जो है समाचार पत्र में छपा है, जो बताता है कि हरियाणा गवर्नमेंट घुटनों पे आ गई, उसके बाद भी जाट आंदोलनकारी अपना आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं। दिक्कत पता है कहां से है? जब आप किसी को आप उत्तेजित करेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट देंगे जो स्टेटमेंट पॉलिटिकल लोगों को नहीं देने चाहिए, इसके लिए राजकुमार सैनी विशेष रूप से जिम्मेदार है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मैंने कहा ना कि जब आप किसी के इतिहास को छेड़ेंगे, जाट रेजिमेंट क्या सेना में रहकर के देश की सुरक्षा नहीं कर रही? जाट किसान बिरादरी से आते हैं, उस किसान बिरादरी को जब आप छेड़ेंगे तो ये रिएक्शन होगा ही होगा। लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से बात करें तो प्रजातंत्र को हम बेहतर चला पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि देखिए, हम 2005 में 2007 में जब हम लोगों की सरकार थी तो हमने इनको आरक्षण देने की बात की थी, और हमने आरक्षण दिया भी स्पेशल बैकवर्ड क्लास में लाकर के 10% आरक्षण देने की बात की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदलने का काम किया, लेकिन मैंने कहा ना, मार्च 2015 से जो चीज चल रही थी उसके लिए सरकार को गंभीरता से प्रयास करने चाहिए थे। 1 साल हो गया, खट्टर सरकार सोती रही, ये चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के पहले क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया कि खट्टर सरकार सोती रही, उनकी ओएसडी हमारे साथ है फोन लाइन पर अब कुछ ही मिनटों के लिए। विजय शर्मा जी, इसका क्या रिस्पांस है? क्योंकि ये सिचुएशन बिल्डअप हो रही थी, इसकी बात कई समय से हो रही थी। जी विजय शर्मा जी, ये कहना उचित नहीं होगा कि सरकार सोती है। सरकार ने जो भी कानूनी संवैधानिक जो भी प्रावधान करने थे उन किया है। सबसे पहले ही हमने स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर कर दी है। हाई कोर्ट के अंदर है, रिट पिटीशन पेंडिंग भी है। तो जो भी कानूनी प्रावधान सरकार को करने थे उन्होंने उचित समय पे उचित निर्णय लेकर के ये काम किया है। और आज भी हमने कल भी सर्वदलीय बैठक के अंदर सारी मांगे इस आंदोलन की मान ली गई हैं। स्पेशल कैटेगरी में एसबीसी कोटे में 10% आरक्षण देने के लिए बिल लाने का मंत्री। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के 50% के कैप का उल्लंघन नहीं कर रहे होंगे विजय शर्मा जी? उसी दायरे में रह करके कोई हल निकालेंगे। ये एक बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि क्या जाट समुदाय को आरक्षण मिलने भी चाहिए? क्यों ओबीसी स्टेटस मांग रहे हैं और क्या ये मांग जस्टिफाइड है? इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाट ने आरक्षण की मांग लगाई है, हरियाणा में हुंकार लगाई है और इसका असर दिख रहा है। हरियाणा के कुछ इलाकों में दिल्ली का हाईवे जाम है, वहां पानी कम पहुंचेगा, काफी हिंसा हुई है। अब डिस्कशन के इस सेक्शन में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जाट समुदाय को आरक्षण क्यों मांगना चाहिए ओबीसी कैटेगरी में। संजय कुमार जो है सीएसडीएस के, उनके पास ये सवाल लेकर जाते हैं, क्योंकि जाट समुदाय की मांग तो मानी गई थी, उनको स्पेशल कैटेगरी में दे रहे हैं आरक्षण, लेकिन उनको ओबीसी कैटेगरी में चाहिए क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरियां चाहिए। ये क्या ट्रेंड नजर आता है आपको संजय कुमार जी? देखिए, 2 मुद्दे हैं। एक, पिछली सरकार ने भी जब कांग्रेस ने कहा था कि उनको स्पेशल बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये सरकार भी अभी कह रही है उसी प्रावधान के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उसकी वो पहल करेंगे। लेकिन जाटों को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जाट इसके लिए इसे मानने को तैयार नहीं। वो ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में 27% रिजर्वेशन है और ये 10% रिजर्वेशन 27% से बहुत कम है। दूसरी बात यह है, ये 10% का प्रावधान लाते ही ये सुप्रीम कोर्ट में नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि
जो सुप्रीम कोर्ट की का जो प्रावधान है 50% से ज्यादा सीटें आप आरक्षित नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में लगा रहेगा कि क्या ये सफल हो पाएगा या नहीं। इसी के लिए जाटों का प्रयास है कि उनको आरक्षण जो है वो जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन उसके तहत मिले। जो दूसरी बात आपने उठाई कि आज ये अचानक जाटों के बीच आरक्षण के लिए डिमांड, और उसी तरह से हमने गुजरात में देखा पिछले साल पटेलों के द्वारा डिमांड, ये अचानक क्यों आया? ये सब हम मानते हैं ये नॉर्थ इंडिया के संपन्न जाति के लोग हैं जो ज्यादातर खेती से जुड़े हैं। मैं इसको खेती में क्राइसिस के तौर पे रिलेट करके देखने की कोशिश करता हूं। ये वही जातियां हैं, अगर 50 साल पहले इन जाति के जो बड़े लोग थे उनसे अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो वो सरकारी नौकरी को एक तिरस्कार के रूप में देखते थे और बड़े स्वाभिमान से खेती करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है, परिवारें बट रहे हैं, खेती क्राइसिस में है, खेती से जो रिटर्न होनी चाहिए उस तरह के रिटर्न नहीं है। दूसरी तरफ वो ये देखते हैं जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं वो पक्की नौकरी है, आमदनी अच्छी है, तो कुल मिला के इसी के लिए ये पुल एंड प्रेशर हो रहा है। कुमार जी, सरकार में नौकरियां हैं कितनी, उसके नंबर भी कम है। अगर ये एक क्राइसिस है, और पुनीत लाकड़ा से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर सरकारी नौकरी, मुझे लगता है तमन्ना जी मुझे लगता है कि यही बात प्रदर्शनकारियों तक ले जाने की जरूरत है। आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए डिमांड कर रहे हो, इतनी एग्रेसिव डिमांड है, लेकिन ये बात लानी चाहिए उनके बीच में कि ये नौकरियां हैं बहुत कम। ये बात मुझे लगता है इस बीच में बहुत बड़ा गैप है। पुनीत लाकड़ा से ये पूछते हैं, जाट महासभा के हैं वो। पुनीत लाकड़ा जी, जिस चीज के लिए आप इतनी लड़ाई कर रहे हैं उसका पाया इतना छोटा है, और वहां जितनी मांग है, काम की मांग है, और वो इस देश में आज हर एक की मांग है, सिर्फ जाट समुदाय की नहीं, वो सब कहाँ अकोमोडेट होंगे सरकारी नौकरियों में? उस 27% में अगर आप लोग आ भी जाते हैं तो कितनी नौकरियां पैदा होंगी? देखिए, बात कितनी नौकरियां हैं जो हर 5 साल में सरकार ऐलान करती है, वादा करती है कि हम 5 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 करोड़ नौकरियां देंगे। जब आप युवा को एजुकेट करेंगे तो उसे नौकरियों के लिए सरकार की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। सरकार की तरफ मुंह करेंगे और ये देखेंगे कि केंद्रीय सेवाओं में सालाना 5 लाख नौकरियां हैं, और उसमें अगर आप आरक्षण पाते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, सामाजिक रूप से आप पिछड़े हुए हैं, तो आपको एक रिजर्व सीट चाहिए जिसमें कम से कम कुछ प्रतिशत युवा जो हैं वो दिशाहीन होने के, भटकने की बजाय जा करके कुछ रोजगार प्राप्त करेंगे और एक सामान्य नागरिक बनेंगे। आप देखिए जो दूसरा बड़ा सवाल इसमें उठ रहा है कि इस तरह की आरक्षण या मदद का बेसिस क्या होना चाहिए? क्या वो जाति होना चाहिए, या आपकी क्या हैसियत है, इकोनॉमिक लेवल क्या है, उसके आधार पर होना चाहिए? इस बात को आप लोग सुनने को क्यों तैयार नहीं हो? देखिए, इकोनॉमिक स्थिति की जहां तक बात करते हैं, ये किसी से छुपी नहीं हुई है। देश का जाट जो है वो एक किसान वर्ग से आता है, और किसान की जो दयनीय स्थिति है वो भारत के किसानों की स्थिति तो एक विश्व में चर्चा का विषय बनी है कि जो अन्नदाता देश जो दुनिया को इतना कुछ खिलाता था और यूरोप से लोग यहाँ अन्न लेने आते थे, आज उसके अन्नदाता की स्थिति ऐसी है कि वो खुद सरकार से याचक की भूमिका में रहता है। लगातार आत्महत्याएं होती हैं। इस पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसान ही दयनीय स्थिति में है। सही तो बात क्या है, जाट दयनीय स्थिति में नहीं हुआ? है तो अपने आप में एक सिर्फ जाट समुदाय में है क्या? किसान सबको मदद की जरूरत है। राजीव त्यागी जी, इस कंटेंशियस पॉइंट पर, क्योंकि और मैं चाह रही हूं कि आप थोड़ा सा सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल से इसको ना देखें, आप सही बताएं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि जो संपन्न माने जाते थे, और उसको बहुत बखूबी समझाया संजय कुमार ने कि एग्रेरियन क्राइसिस, जो कृषि क्षेत्र में हालत खराब है, उसकी वजह से और आरक्षण की मांग हो रही है। अब उस मांग को पॉलिटिकली ट्रीट करने का क्या सही तरीका है, क्योंकि वो मांग सबकी है आज। तमन्ना जी, मैं संजय जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय उठाया, और आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा है। देखिए, पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर क्राइसिस है देश में, और जिसकी वजह से किसान बिरादरी पूरे देश की दिक्कत में है।
अगर आप देखेंगी कि जिस तरह से करीब करीब 80 लाख मैट्रिक टन हमारे यहाँ अनाज शॉर्टेज है, इस बार अनाज कम होगा देश में, और गेहूं करीब करीब 6 लाख मैट्रिक टन कम होगा, ये चिंता का विषय है। और जिस तरह से किसान की एमएसपी नहीं बढ़ी है, एमएसपी जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, शायद मोदी सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी जो कॉस्ट प्राइस आएगी उसमें 50% जो है प्रॉफिट जोड़ करके एमएसपी हम लेकर के आएंगे। लेकिन जब आप 50 रुपए कुंटल धान पे और गेहूं पे बढ़ाते हैं तो चिंता का विषय है। मेरा ये मानना है कि पूरे देश की 60% लेबर फोर्स जो आती है वो अभी भी खेती पे डिपेंड है। अगर आप गांव को सशक्त करेंगे। मैं आरक्षण के मुद्दे पर वापस लाना चाहती हूँ। क्या जाट समुदाय के आरक्षण की मांग ओबीसी में जायज है या नहीं? क्यों जायज? उसी पर आ रहा हूं। देखिए, जब खेती पिटेगी, पूरे देश की खेती पिटेगी, किसान पिटेगा, उसके लोन खड़े होते रहेंगे, उसको एमएसपी ठीक से नहीं मिलेगी, तो किसान बिरादरी, चाहे उस किसान बिरादरी में जाट हो, पाटीदार हो, चाहे वो कूपा समुदाय के लोग बाग हो, चाहे वो अन्य कोई लोग बाग हो या गुजर हो राजस्थान के, तो वो लोग बाग बाहर निकल के कहेंगे साहब हमारे बच्चों को अगर किसानी में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप सरकारी नौकरी दीजिए। तो आप किसको आरक्षण देंगे? यही तो मेरा प्रश्न है संजय कुमार जी। ये एक डेंजरस ट्रेंड नहीं है? क्योंकि एग्रेरियन क्राइसिस या कृषि क्षेत्र में जो क्राइसिस है वो पूरे देश में, उसके लिए कुछ करना है सरकार का, वो बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदार है ना। लेकिन आप किसको आरक्षण देंगे? जिम्मेदार है मोदी सरकार, जिम्मेदार है। तमन्ना जी, आप बिल्कुल कह रही हैं, बिल्कुल सही बात कह रही है। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है और इसी के लिए आप ये देख रहे हैं जिनकी कल्पना नहीं की गई थी कि पटेल समुदाय आरक्षण के लिए मांग करेगा, जाट हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जाट मांग करेंगे आरक्षण के लिए, तो ये बहुत अनहोनी चीज हो रही है और ये बहुत ही डेंजरस है। और आने वाले समय में अगर ये एग्रेरियन क्राइसिस को टैकल करने के लिए, कुछ इस पे समाधान करने के लिए अगर सरकार ने पहल नहीं की तो आप कुछ अन्य जातियों के द्वारा जो ज्यादातर जरूरी बात है कि समाधान करने के लिए सरकार आगे बढ़े, सबके लिए वो समाधान बनाए और रिजर्वेशन की इस डिमांड को एक पॉलिटिकल कलर ना दे, क्योंकि इस वक्त यही दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन जाने के पहले पुनीत लाकरा जी, आपसे सवाल तो नहीं लेकिन एक विनती, इतनी हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी मांग है उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए और ये मैसेज आप प्लीज पहुंचाएं दूसरे जो प्रदर्शनकारियों हैं उन लोगों को। जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं लगातार युवाओं के संपर्क में है, हमारी लगातार उनसे ये अपील रही है कि हिंसा ना करें, लेकिन जो हमारी भावनात्मक रूप से जो अपने परिवार से हम कह रहे हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए। चलिए, मेरा समाप्त हो गया है समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। नमस्कार।